चलिए, तो आज हम लोग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन क्या होता है, रिडक्शन। जब तक हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नहीं जानेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन को नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते, जान नहीं पाएंगे कि वास्तव में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, प्राचीन अवधारणा के अनुसार से किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना या हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी अणु, परमाणु या आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या फिर ऋणात्मक तत्वों के साथ में जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण है, या फिर हाइड्रोजन का त्याग करता है या फिर धन आवेशित जो परमाणु होगा, आयन होगा, उसका त्याग करता है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। और अपचयन इसका उल्टा हो जाता है। किसी अणु, परमाणु या आयन के द्वारा हाइड्रोजन से योग करना या धन विद्युत तत्व जो है उनसे योग करना जो हो कहलाएगा अपचयन। इसका उल्टा हो जाएगा, किसी अणु, परमाणु या आयन के द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना या ऋणात्मक तत्व जो है उसका त्याग करना जो है वो अपचयन। यानी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन से योग या हाइड्रोजन का विलोप। और यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन से योग या ऑक्सीजन का विलोप। किसी अणु, परमाणु, आयन की आप लोग ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं या उनसे हाइड्रोजन को विलोप कर देते हैं, उसको से हटा देते हैं, तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसका उल्टा यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन से योग करते हैं या फिर ऑक्सीजन का विलोप कर देते हैं तो वो अपचयन कहलाएगा। ये सब प्राचीन अवधारणा थी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार से ऑक्सीकरण की क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें कोई अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नहीं, उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्यागता है। किसी अणु, परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस क्रिया में जो अणु, परमाणु या आयन होता है उसकी धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है और जो ऋणात्मक संयोजकता होती है उसमें कमी आती है। संयोजकता में होने वाली चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, अणु, परमाणु या आयन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो या तो एक धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी या फिर एक ऋणात्मक संयोजकता में कमी आएगी। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसकी धनात्मक संयोजकता में 2 की वृद्धि होगी या फिर 2 की, इसमें ऋणात्मक संयोजकता में 2 की क्या आएगी, कमी आएगी। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतनी संख्या में उसकी जो संयोजकता है उसमें परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन 2 प्रकार से बताया मैंने आप लोगों को, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि और ऋणात्मक संयोजकता में क्या आती है, कमी आती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ले लेता हूं सोडियम। सोडियम जो है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसकी संयोजकता में 1 की वृद्धि हो जाएगा, ये Na+ हो गया। इसी प्रकार से कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो ये Ca2+ आयन होगा। Cl- है, पहले से क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसकी एक धन संख्या बढ़ जाएगी, एक धन बढ़ जाएगा, मतलब ये उदासीन हो जाएगा। फेरस आयन है,
फेरस आयन एक और इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा तो ये फेरिक आयन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से धनात्मक शुद्धता में होने वाली वृद्धि या ऋणात्मक शुद्धता में होने वाली कमी ऑक्सीकरण होगा, और इसका उल्टा हो जाता है अपचयन। अपचयन की क्रिया वह क्रिया होगा जिसमें कोई अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो सीधी सी बात है, इसमें इस बार उल्टा हो जाएगा। उसकी ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होगा और धनात्मक संयोजकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऋणात्मक संयोजकता जो होता है वो बढ़ जाता है और उसकी धनात्मक संयोजकता क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। यहां पे भी संयोजकता में होने वाली कमी या वृद्धि उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसी को सभी अभिक्रियाओं को उल्टा कर देंगे। अपचयन की जो क्रिया होती है वो हमेशा ऑक्सीकरण क्रिया के उल्टा होता है। ऑक्सीकरण का विपरीत अभिक्रिया होता है अपचयन, अपचयन का विपरीत हो जाएगा क्या, ऑक्सीकरण। तो इसी अभिक्रियाओं को हम लोग उल्टा कर देंगे तो सब के सब ये अपचयन में बदल जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास में ये सल्फेट आयन है, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान के चलिए मेरे पास में Cl है और मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये Cl माइनस बना लेगा। ऑक्सीजन है, उसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये O2 माइनस बना लेगा। इसका उल्टा सेम ऐसे ही, अगर मेरे पास में मान के चलिए Ca2 प्लस आयन है, कैल्शियम आयन है, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो ये Ca हो जाएगा। या मेरे पास में सोडियम आयन है और मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये उदासीन हो जाएगा। तो यहां पर धनात्मक संयोजकता में कमी 2 था, 1 था, यहां पे 0 हो गया, 2 था, यहां 0 हो गया। ऋणात्मक संयोजकता में क्या होगी, वृद्धि, यहां 0 था -2 हो गया, 0 था -1 हो गया, -2 था, क्या हो गया यहां पे 0 हो गया। तो इस हिसाब से यहां पर, अच्छा ये यहां पे मैंने पहला रिएक्शन रॉन्ग कर दिया, यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे ये उदासीन था और ये 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, 2 धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस बात को आप लोग जानने के लिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा शब्द है, उसको याद रखने से आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को आराम से समझ सकते हैं। एक है ऑयल और एक है रिग। ये बस ऑयल और रिग शब्द को आप याद रखिएगा। ऑयल मतलब हो जाएगा, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, आई का मतलब है इज, और एल का मतलब है यहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूज होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे रिडक्शन इज गेन, जी से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वृद्धि होगा, गेन होगा यानी वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होना रिडक्शन है, अपचयन है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी आना क्या कहलाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। इस प्रकार से आप लोग ऑयल और रिग अगर याद रख लेते हो तो आप ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन होता है उसी प्रकार से होता है ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक ये भी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जिस अणु, परमाणु या आयन का, जिस अणु, परमाणु या आयन का अपचयन होता है, जिस अणु, परमाणु या आयन का अपचयन होते रहता है वो ऑक्सीकारक होता है। अब अपचयन में बताया मैं अभी आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करने की क्रिया। तो जो अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिनका अपचयन होगा, वही आक्सीय कारक कहलाएगा। और इसका उल्टा अपचायक, ऐसा अणु परमाणु या आयन जिनका ऑक्सीकरण होते रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते रहता है, जो इलेक्ट्रॉन का लगातार त्याग करेगा, वो कहलाएगा अपचायक। जिनका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। और ठीक है कि नहीं, जिस अणु परमाणु या आयन का अपचयन होते रहता है वो कहलाता है क्या? आक्सीय कारक कहलाता है। क्लियर हुआ? अपचायक जो है, ऐसे नहीं कि जिनका अपचयन होगा वो दूसरे को अपचयित करता है, भाई दूसरे को अपचयित करता है इसलिए वो अपचायक है। आक्सीय कारक मतलब वो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, स्वयं ऑक्सीकृत नहीं होगा। क्लियर हुई बात आप लोगों को? आक्सीय कारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत करने वाला है। जो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा तो स्वयं क्या होगा? अपचयित होगा। क्लियर हो गया? और अपचायक मतलब वो दूसरे को अपचयित करेगा, यानी स्वयं क्या होगा? वो ऑक्सीकृत होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, जैसे मेरे पास में SN4+ + 2Fe2+, और इससे SN2+ + 2Fe3+, ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में स्टेनिक आयन जो है वो स्टेनस में परिवर्तित हो रहा है, और फेरस जो है वो फेरिक में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे स्टेनिक को देखते हैं और फेरस और फेरिक को देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास में स्टेनिक आयन था, +4 आयन था, वो +2 आयन में परिवर्तित हो गया। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे धनात्मक संयुग्मता में क्या आ रही है? यहाँ पे कमी आ रही है। जबकि फेरस से फेरिक जो हो रही है अभिक्रिया, तो फेरस से फेरिक हो रही है, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे धनात्मक संयुग्मता में वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पे 2 दूनी 4 या 2 तिया 6। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो दो धनात्मक संयुग्मता में होने वाली वृद्धि क्या कहलाता है? बताया था आप लोगों को, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण की क्रिया, ये ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जितना धनात्मक संयुग्मता में वृद्धि होता है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे धनात्मक संयुग्मता जो है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है? यहाँ पे भी 2 की कमी आ रही है। +4 से +2 हो जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। अपचयन की क्रिया हो रही है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें, ठीक है कि नहीं, ग्रहण किया जा रहा है। अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। क्लियर हुई बात आप लोगों को? और इसमें बताया था जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होते रहता है वो अपचायक कहलाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो फेरस आयन है वो अपचायक हुआ, और चूंकि यहां पे स्टेनिक आयन का अपचयन हो रहा है इसलिए ये स्टेनिक आयन जो है वो ऑक्सीय कारक हुआ। तो इस प्रकार से यहां पे हमको ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीय कारक, अपचायक सब समझ में आ गया। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो इस क्रिया में आपने देखा कि एक आयन जो है उस आयन का धनात्मक संयुग्मता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। दूसरे के धनात्मक संयुग्मता में वृद्धि हो रही है। जिसकी धनात्मक संयुग्मता में वृद्धि हो रही है मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और जिसका ऑक्सीकरण होते रहता है वो अपचायक कहलाता है। बताया मैं आप लोगों को। दूसरा जो है जिसकी धनात्मक संयुग्मता में कमी आ रही है, धनात्मक संयुग्मता में होने वाली कमी अपचयन की क्रिया कहलाता है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? और यहाँ पे जिसका अपचयन होगा वो कहलाएगा क्या? ऑक्सीय कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ऑक्सीय कारक क्या है, अपचायक क्या है, ऑक्सीकरण क्या होता है, और अपचयन की क्रिया क्या होता है। अब हमको जो मूल टॉपिक में चले जाते हैं, हमको करना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, अर्थात उसमें किसी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होते रहता है और दूसरे अभिकारक जो होता है उसका अपचयन होते रहता है। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है।
ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को ही कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, ये ऐसे जो अभिक्रिया, इसमें देखिए एक अभिकारक है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे अभिकारक है उसका अपचयन हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है यही अभिक्रिया कहलाता है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या चीज है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए हमको ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को समझना जरूरी था। ये दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होने लग जाती है तो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो फिर इसके बाद में ये जो संयोजकताएं होती है उस संयोजकता के हिसाब से इनका किस प्रकार से विभव जो होता है, आवेश जो होता है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।